हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में लेकर आया हूँ एनालॉगी। अब एनालॉगी चैप्टर को आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। एक्चुअल में एनालॉगी होता क्या है, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और इनका क्या यूज़ है, इनको वन बाय वन हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आपको एनालॉगी टेस्ट में ये बताऊँगा कि एनालॉगी है क्या। उसके बाद में डिस्कस करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनालॉगी। नेक्स्ट वन है हाउ टू सॉल्व द एनालॉगी। तो ये तीन पार्ट्स में हमने ब्रेकअप करा है। तो सबसे पहले जानते हैं एक्चुअल एनालॉगी है क्या। नोटिस करिए, रीजनिंग एबिलिटी का हर चैप्टर आपकी लाइफ से कोरिलेटेड है। यहाँ पर कुछ पेयर्स में रिलेशन दिया होगा, उनके ऊपर थर्ड वाले का रिलेशन फोर्थ वाले से पूछा जाता है। तो एक्चुअल में है क्या, इसके ऊपर जानते हैं। अब आपके सामने देखिए एनालॉगी की एक डेफिनेशन आ रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा एक्चुअल में एनालॉगी है क्या। इफ द relationship between the one pair of the word is similar to another pair of the word, then we say that both pair of the word is analogous to each other. आई होप ये समझ में आया होगा। अब नोटिस करिए, फर्स्ट पेयर का सेकंड के साथ जो रिलेशन होगा वो एनालॉगस पेयर कहलाएगा। नेक्स्ट में, इन सिंपल वर्ड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वर्ड मस्ट बी सेम फॉर द अदर वर्ड एसोसिएटेड विद देम टू। अब इसको और इजी लैंग्वेज में क्लियर कर देते हैं। आपके सामने एनालॉगी पार्ट में नोटिस करिए, चार पार्ट में रिलेशन दिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी और इसके बाद लिखा है सी, देन क्वेश्चन मार्क है। आपको करना क्या है, फर्स्ट का सेकंड के साथ जो रिलेशन बन रहा है दैट मीन्स कि ये आपस में पेयर है, फर्स्ट का सेकंड आपस में पेयर हो रहा है, तो जो यहाँ पर रिलेशन बन रहा है सेम उसी लॉजिक के बेसिस पर आपको यहाँ पर इस पेयर को बनाना है। अब सी का नेक्स्ट के साथ क्या रिलेशन होगा ये आपको फाइंड करना है। तो एक तरह के क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है। जब भी आपके सामने एनालॉगी की बात होगी तो हमेशा याद रखिएगा कि फर्स्ट का सेकंड के साथ जो रिलेशन है वही थर्ड का फोर्थ के साथ आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है। ये एनालॉगी का पार्ट है। अब इसमें नोटिस करिए, सबसे मेन पार्ट आता है टाइप्स कितने कितने होते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं, तो दिमाग में उठ रहा हो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो उनके ऊपर वन बाय वन हम लोग डिस्कशन करते हैं टाइप्स पर। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं टाइप्स के बारे में। तो आपके सामने देखिए टाइप्स के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहला टाइप आता है नंबर बेस एनालॉगी, दूसरा आता है लेटर बेस एनालॉगी और तीसरा है वर्ड बेस एनालॉगी। अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि उस टाइप में होगा क्या। नंबर बेस एनालॉगी में नेचुरल सी बात है सिर्फ नंबर्स होंगे, लेटर बेस एनालॉगी में लेटर होंगे और वर्ड बेस एनालॉगी में वर्ड होगा जो मीनिंगफुल वर्ड होगा और उसके बेसिस पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एनालॉगी के तीन पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं आपका एनालॉगी का नंबर बेस एनालॉगी। लेकिन नंबर बेस एनालॉगी को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी है, जिन बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने एक टेबल आने जा रही है। अब आप नोटिस करिए, यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर दिए हुए हैं। नोटिस करिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये नेचुरल सी बात है, सभी को याद होगा। लेकिन मैंने दिया क्यों है, उसका मोटिव क्या है? मोटिव सिंपल सा ये है कि इसका यूज़ होगा। अब कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कैसे यूज़ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल बना के दिखाता हूँ कि पेयर का यूज़ कैसे होता है। जैसे हमारे सामने 35 का स्क्वायर है, 12 25। अब नोटिस करिए, एग्जामिनर ने यहाँ पे लिख दिया 12 25 डबल डॉट। नोटिस करिए 37 का स्क्वायर है 1369 1369। तो ये क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद एग्जामिनर ने यहाँ पे डबल डॉट्स लगाए और इसके बाद कोई भी एक नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 47 का स्क्वायर, तो 2209, और एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया बताइए अगला कौन सा होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। अब नेचुरली 35 का स्क्वायर है, नेक्स्ट 37 का स्क्वायर है, ये 47 का स्क्वायर है, तो जो अगला स्क्वायर होगा वो 49 का स्क्वायर होगा, क्योंकि दो का गैपिंग लेकर स्क्वायर करा जा रहा है। तो आपको स्क्वायर नंबर याद होने चाहिए। अगर याद होंगे तो आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा कि आपको नंबर बेस एनालॉजी करने के लिए 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो क्वेश्चन आपके लिए और ईजी हो जाएगा। तो आई होप स्क्वायर का फंडा आपको समझ में आ चुका होगा कि स्क्वायर बेस पर नंबर एनालॉजी कैसे बनता है। नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब देखिए क्यूब आ रहा है, सेम उसी पैटर्न पर अगर मैं क्यूब पे क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो नोटिस करिए, जैसे आपको देखिए 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मैक्सिमम को याद होते हैं, 1 से लेकर 10 तक के क्यूब मैक्सिमम को याद होते हैं। एग्जामिनर क्या करता है, 11 का क्यूब पूछेगा, 13 का क्यूब पूछेगा, जो अक्सर स्टूडेंट को नहीं याद होते। तो नोटिस करिए 11 से लेकर 20 तक के क्यूब याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद नहीं होगा और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछेगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा।
क्वेश्चन कैसे पूछेगा? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 13 का क्यूब ले लिया, तो वैल्यू कितनी आ रही है? 2197। नेक्स्ट वाला अगर मैं मूव करता हूँ 15 का क्यूब, तो वैल्यू आती है 3375। अब देखिए ये एक पहला पेयर हमारा क्रिएट हो गया। अब ये आपको पता है क्योंकि आपके सामने क्यूब की टेबल है कि 13 का क्यूब है देन 15 का क्यूब है, 3375। नोटिस करिए। अब एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर 4 डॉट्स को मेंशन करेगा और 4 डॉट्स के बाद एक क्यूब और मेंशन कर देगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दे देते हैं क्वेश्चन मार्क, 9 का क्यूब है हमारा 729। 729। अब नोटिस करिए थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। इस बार एग्जामिनर ने फर्स्ट का सेकंड के साथ तो दे रखा है, लेकिन थर्ड वाले पार्ट में क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया। ऐसा भी होता है। अब नोटिस करिए, अगर फोर्थ वाले पार्ट में क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता तो थर्ड का फोर्थ के साथ रिलेशन हम लोग स्टैब्लिश करते, लेकिन यहाँ पर थर्ड वाले पार्ट में क्वेश्चन मार्क क्रिएट है, तो दैट मीन्स कि हमें सेकेंड का फर्स्ट के साथ जो रिलेशन हो रहा है उसी बेसिस पर फोर्थ का थर्ड के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना है। तो यहाँ पर भी क्यूब हो रहा है। नोटिस करिए यहाँ पे 17 का क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल नहीं 15 का क्यूब है, 3375 दैट्स कॉल्ड 15 का क्यूब है, और ये कितने का क्यूब है? 13 का क्यूब है। तो नोटिस करिए सेकंड का फर्स्ट में अगर हम देखें तो 2 माइनस हो रहा है, जिस नंबर का क्यूब हो रहा है उसमें 2 माइनस हो रहा है। तो सेम वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे 9 का क्यूब हो रहा है, तो 9 के क्यूब में 2 माइनस करेंगे, तो 9 में अगर 2 माइनस करेंगे तो 7 का क्यूब आना चाहिए। तो जो हमारा थर्ड एलिमेंट होगा वो वैल्यू कितनी होगी? 343 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बन जाएगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी आपको कि एग्जामिनर क्यूब के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे स्टैब्लिश करेगा। फर्स्ट का सेकंड के साथ ना बनाकर सेकंड का फर्स्ट के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना पड़ रहा है, और तब फोर्थ का थर्ड के साथ स्टैब्लिश होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एनालॉगी पार्ट में क्वेश्चन मार्क होगा ज़रूर, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन मार्क होना कंफर्म है। कई बार एग्जामिनर ऐसा भी करता है कि जैसे फर्स्ट का ए का रिलेशन बी के साथ तो दे दिया, लेकिन नोटिस करिए सी और डी वाले पार्ट में दोनों में ही क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी फ्रेम हो चुका है, ये भी एनालॉगी का ही पार्ट होगा, याद रखिएगा। अब देखिए फर्स्ट का सेकंड के साथ आपको रिलेशन पता है, लेकिन थर्ड और फोर्थ दोनों वेरिएबल आपको नहीं पता है, तो ये भी एनालॉगी है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब नोटिस करिए थर्ड और फोर्थ जब दोनों ही आपके पास अननोन है, तो उसके लिए आपको ऑप्शंस पता लगाना पड़ेगा कि आपके पास ऑप्शंस क्या है। आपके पास ऑप्शंस 4 अवेलेबल होंगे, उन ऑप्शंस के बेसिस पर आपको अपना आंसर बनाना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रही होगी क्यूब के बेसिस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, देखते हैं अगला पार्ट कौन सा होने जा रहा है। अब अगला पार्ट आता है प्राइम नंबर। आपने सुना होगा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपनी टेबल से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो। याद रखिएगा प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जो अपनी टेबल से डिवाइड हो और या फिर 1 से डिवाइड हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2। अब नोटिस करिए 2 अपनी टेबल से डिवाइड होगा तो 1 से होगा। 3 प्राइम है, क्या 4 प्राइम है? नहीं है। तो 4 क्या कहलाता है? कंपोजिट नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर जो नहीं होंगे वो नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर। याद रखिएगा प्राइम और कंपोजिट में डिफरेंस क्या है। जिसके केवल 2 फैक्टर हों वो प्राइम कहलाएगा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। आपके सामने प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक के प्राइम लिखे हुए हैं, फिर 101 से लेकर 200 तक के प्राइम लिखे हुए हैं। अब ये नंबर आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो वो प्राइम नंबर के बेसिस पे कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे फ्रेम कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल तौर पे मैंने लिखा 17 और क्वेश्चन मार्क बना दिया। नेक्स्ट में मैंने लिखा 29 और फिर डबल डॉट लगाकर मैंने यहाँ पे लिख दिया 47 और नेक्स्ट आपसे मैंने पूछ लिया। अब नोटिस करिए 17 हमारा प्राइम है, ये सभी को पता है। 17 के बाद अगला प्राइम कौन होता है? 19 होता है। फिर कौन होता है? 23 होता है। नेक्स्ट कौन होता है? 29 होता है। तो नोटिस करिए बीच में 2 प्राइम को गैप कर दिया है, 2 प्राइम नंबर को छोड़ दिया है और फिर नेक्स्ट प्राइम लिखा हुआ है। यहाँ पे 47 है, तो सेम वही प्रोसेस हमें यहाँ पे करना होगा। 47 के बाद 2 प्राइम को हमें ड्रॉप करना है और आंसर हमारा आएगा 61। तो जो क्वेश्चन मार्क क्रिएट था उसकी जगह पे बनेगा 61 इज द राइट आंसर। तो प्राइम नंबर की टेबल भी आपको याद होनी चाहिए। तो ये जो आपके सामने टेबल बनी हुई है, इसमें अगर आपने 200 तक याद कर लिया तो भी आपके लिए सफिशेंट है। लेकिन अक्सर क्या हो रहा है, एग्जामिनर 200 के ऊपर भी पूछ सकता है, तो इसीलिए मैंने आपको 600 तक के प्राइम नंबर आपको बता रखे हैं, याद रखिएगा। अच्छा नोटिस करिए एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा
कि 1 से लेकर 100 में सिर्फ 25 प्राइम नंबर है, 101 से लेकर 200 तक में सिर्फ 21 प्राइम नंबर है। नोटिस करिए कम हो रही है संख्या। 201 से लेकर 300 तक सिर्फ 16 प्राइम नंबर है, 301 से लेकर 400 तक सिर्फ 16 प्राइम नंबर है, फिर 401 से लेकर 500 में 17 प्राइम नंबर है, फिर 500 से 600 के बीच में सिर्फ 14 प्राइम नंबर है। तो सबसे ज़्यादा प्राइम नंबर आपको कहाँ मिलते हैं? 1 to 100 के बीच में। कितने? 25 प्राइम नंबर्स मिलते हैं। तो याद रखिएगा, इन प्राइम नंबर्स को याद करना है। स्टार्टिंग में आप 100 तक याद करिए, फिर 200 तक याद करिए, और जितने ज़्यादा आप याद कर लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का पार्ट। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ध्यान से सॉल्व करो और इसका आंसर कोड करिए कमेंट बॉक्स में। नोटिस करिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 42 का रिलेशन 20 के साथ है, 64 का रिलेशन आपको पता लगाना है। अब कैसे बना, क्या हुआ? अब मुझे देखिए, एडिशन कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, डिवीजन कर सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि भैया 42 से 20 कैसे बने आप, और जैसे आप बने हैं सेम उसी पैटर्न से मुझे इसको बनाना पड़ेगा। ये काम करना होता है। तो यही कहलाता है एनालॉगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी अगर आप पढ़ना चाहें, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर बाय द गिवन पेयर ऑफ नंबर्स। ये क्वेश्चन मेंशन है। अब हमें करना क्या है? हमें पता लगाना है एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो 42 को अगर मैं नोटिस करूं 20 से, तो एक तो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है कि अगर मैं इसकी गैपिंग निकाल लूं, तो गैपिंग साफ साफ समझ में आ रही है। 22 का गैपिंग निकल कर आएगा -22। तो सबसे पहला काम हम यही करते हैं कि -22 दे देते हैं इसको। अगर -22 देंगे तो नोटिस करिए, 4 में से 2 गया 2 आएगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, तो वैल्यू कितनी आएगी? 42। नोटिस करिए 42 यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, लेकिन लॉजिक हमारा सही है, गलत नहीं है। कि अगर मैं 22 को गैप कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मैं 22 का गैपिंग कर दूँ तो वैल्यू आती है 42, लेकिन 42 यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। और जब वो 42 अवेलेबल नहीं है तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो लॉजिक हमने सोचा है, एग्जामिनर ने वो नहीं सोचा है, इस क्वेश्चन को किसी और लॉजिक पे बनाया। नोटिस करिए, एनालॉजी के पार्ट में ऐसा अक्सर होगा कि आपका लॉजिक सही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो आपको करना क्या होगा? आपको कोई और लॉजिक सोचना पड़ेगा। अब नोटिस करिए, इसी बेसिस पर क्वेश्चन टफ होता है, क्योंकि जो आपने सोचा है वो है तो सही, लेकिन वो अवेलेबल ना होने की वजह से आपका 42 वाला आंसर हो जाएगा गलत। अब हमें इसको दूसरे पैटर्न पे सोचना पड़ेगा। तो ज़रा दूसरे पैटर्न पे सोचते हैं कि 42 से 20 कैसे बनेगा। तो देखिए, जो डिफरेंस का बेसिस बन रहा था वो तो खत्म हो गया। तो डिफरेंस के बेसिस पे 42 आंसर आ रहा था, जो कि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई। अब नोटिस करिए, 42 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, नोटिस करिए 2 से डिवाइड कर दूं, तो नोटिस करिए वैल्यू कितनी आती है? 21। और 21 में अगर मैं एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वैल्यू कितनी आती है? 20। अब कई बार स्टूडेंट कहेगा, सर आपने ऐसा क्यों करा? 20 बनाने के लिए। नोटिस करिए, मुझे 20 को फ्रेम करना है, तो 42 को 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि नोटिस करिए 42 का जस्ट हाफ ही तो 20 के बराबर है। तो 42 को मैंने 2 से डिवाइड करा, दैट्स कॉल्ड 21। 21 में एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स कॉल्ड 20, और 20 मुझे मिल रहा है। सेम यही प्रोसेस मैं सेकंड वाले में भी करता हूँ। चलो करते हैं, नोटिस करते हैं, देखते हैं। तो 64 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 32। -1 करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी? 31। और 31 क्या अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। देखिए ध्यान से, मैच कर गया। देखिए लॉजिक एकदम स्ट्रांग है। डिवाइड बाई 2, जो वैल्यू निकल कर आ रही है उसमें -1, दैट्स कॉल्ड 31। तो 31 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है। अब ये 110% सही होगा। अगर हमारे पास ऐसा होता कि 31 भी अवेलेबल नहीं होता, तब हम कोई और लॉजिक सोचते। अनगिनत लॉजिक्स हैं, याद रखिएगा। एक एक करके आपको एलिमिनेट करना है। पहले लॉजिक लगाया, नहीं लगा, दूसरा लॉजिक लगाया, लग गया, तो वही आंसर है। अगर दूसरा लॉजिक नहीं लगता तो मैं थर्ड लॉजिक को ट्राई करता, थर्ड भी नहीं लगता तो फोर्थ को ट्राई करता। इसी तरह से आपके पास अगर 10 लॉजिक हैं तो आपको उस क्वेश्चन में 10 लॉजिक को लगाना पड़ेगा। जिस लॉजिक से वो सॉल्व हो जाएगा वही लॉजिक एक्सेप्ट होगा। याद रखिएगा, एग्जामिनर जब इसको फ्रेम करेगा तो एग्जामिनर को भी इसको 10 लॉजिक पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जामिनर ने 42 को भी अवेलेबल कर दिया और 31 को भी अवेलेबल कर दिया। अगर ऐसा हो रहा है तो क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों आंसर एक साथ अवेलेबल नहीं होंगे। ये याद रखिएगा, अगर आपके 2 लॉजिक्स बन रहे हैं तो दोनों के लॉजिक एक साथ अवेलेबल नहीं होंगे, एक ही लॉजिक अवेलेबल होगा, ये याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पर भी देखते हैं। सबसे पहले देखिए 6 लिखा है और अगला 18 है, तो नेचुरल सी बात है सामने वाला ये कहता है सर 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 3 से 18 होता है। तो सेम वही चीज़ यहाँ भी करनी चाहिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 से 12 होता है 12, अच्छी बात है। लेकिन क्या 12 अवेलेबल है? इसका मतलब है कि ये लॉजिक हो गया हमारा गलत, क्योंकि लॉजिक तो सही है लेकिन एग्जामिनर ने इस लॉजिक के बेसिस पे सॉल्व नहीं करा है, ये इस बात का इंडिकेशन है। क्योंकि मेरा 12 तो आ रहा है, एकदम सॉलिड आंसर है, लेकिन वो ऑप्शन में अवेलेबल ही नहीं है, तो इसकी वजह से मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब नोटिस करिए अगर मैं सब एडिशन करूं, एक ऑप्शन आता है एडिशन, अब कुछ चीज़ें आपको ओरल करनी पड़ेंगी। अगर मैं एडिशन करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, 12 ऐड करना है, तो 12 में अगर 4 ऐड करेंगे तो 16 आता है। अब इसमें भी 12 ऐड करते हैं तो 12 में 4 ऐड करते हैं तो 16 आता है। 16 ऑप्शन में अवेलेबल है, वो भी नहीं अवेलेबल है, तो ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका एडिशन वाला लॉजिक भी फेल हो जाएगा। तो आई होप समझ में आ रहा है कि एडिशन वाला लॉजिक भी फेल हो गया और मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक भी फेल हो गया। ये बात क्लियर हो गई होगी सभी को। अब जरा देखते हैं इसमें लॉजिक बना क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा लॉजिक हुआ क्या है। नोटिस करिए इसमें लॉजिक ये लगाया गया है कि 6 का हाफ कर कर, नोटिस करिए 6 को 6/2 कर कर मल्टीप्लाई करा गया। देखिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई जरूर हुआ है, लेकिन वो 3 बना कैसे, वो 6 को हाफ करके बना है, दैट्स कॉल्ड 6 × 3 और 6 3 × 18। नोटिस करिए मैच कर रहा है। इसी तरह से 4 है, तो 4 को मल्टीप्लाई करा गया है, लेकिन 4/2 से मल्टीप्लाई करा गया है। अब समझ में आया? अब नोटिस करिए हम लोग क्या कर रहे थे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन 4 को 3 से ना मल्टीप्लाई कर 4 को 4/2 से मल्टीप्लाई करा गया। अब जिस बेसिस पर यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, 4 × 2 और मैच कर रहा है 8, तो हमारा 8 आंसर है, तो दैट्स कॉल्ड सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन मिल गया। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको कि एक्चुअल में क्वेश्चन में हो क्या रहा है और किस बेसिस पे क्वेश्चन बनाया जा रहा है। लेकिन हर बार कुछ नया हो रहा है, यही एनालॉगी को डिफरेंट करता है। नोटिस करिए एनालॉगी पार्ट में, नंबर बेस एनालॉगी में हर बार कुछ नया मिलेगा, कुछ डिफरेंट मिलेगा, जो क्वेश्चन को एकदम डिफरेंट कर देता है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट का सेकंड के साथ नोटिस करिए जो रिलेशन है, थर्ड का फोर्थ के साथ वही रिलेशन आपको फॉलो करना होगा। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ईजी क्वेश्चन लग रहा है आपको, देखते हैं इस बार कितने लोग पकड़ते हैं। अब नोटिस करिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट का सेकंड के साथ तो दिया हुआ है, लेकिन थर्ड और फोर्थ यहाँ पे है ही नहीं, वो ऑप्शंस में अवेलेबल है। नोटिस करिए तो इस बार हुआ क्या कि दोनों पार्ट आपको फाइंड करने विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, तो ऑप्शन के बेसिस पे सॉल्व करना है। अब जरा देखते हैं, देखिए 7 को 77 के साथ अगर मैं देखूं तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 बन जाता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करा मैंने, 7 से। 7 को किससे मल्टीप्लाई करा, 11 से। तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करने में 77 बनता है। अब क्वेश्चन मार्क ये क्रिएट होता है कि 7 को 11 से क्यों मल्टीप्लाई करा, किसी और नंबर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करा, 7 को 11 से ही क्यों मल्टीप्लाई करा, ये यहाँ पे क्रिएट होता है। अब नोटिस करिए सबसे पहला तो ये क्रिएट होता है कि 7 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, 9 है, 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर है, 11 है। नोटिस करिए लेकिन 7 एक प्राइम नंबर है और उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होता है वो 11 होता है। नोटिस करिए मैंने प्राइम नंबर की टेबल आपको बताई थी, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 7 के बाद अगला प्राइम कौन है, 11 है। तो यहाँ पे ये भी लॉजिक बनकर आ रहा है कि 7 को अपने नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करा गया है और उसकी मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आ रहा है वो आपके सामने अवेलेबल है। अब नोटिस करिए यहाँ पे कौन से प्राइम नंबर है, जैसे अगर मैं देखूँ 11 प्राइम है, 3 प्राइम है, तो 3 के बाद जो अगला प्राइम होगा वो होगा 5, तो 3 को 5 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 15, क्या 15 अवेलेबल है, नहीं है, तो इसको कैंसिल करते हैं। अब 11 के बाद जो अगला प्राइम होगा, 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम होता है वो होता है 13, तो 11 को क्या 13 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 143 मिलता है। अब इसको चेक कर लेते हैं। नोटिस करिए 11 का मल्टीप्लिकेशन एक बहुत ज़बरदस्त शॉर्टकट है जो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए 11 को अगर 13 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे 3 लिखिए, लिख लिया, और मिडिल में इन दोनों को ऐड करके लिख दीजिए, 1 + 3 दैट्स कॉल्ड 4, 143 आएगा। और देखिए 143 आ भी रहा है। तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट क्या है कि एक तरफ 1 लिखा, एक तरफ 3 लिखा, और मिडिल में
दोनों नंबर्स को ऐड करने के बाद वैल्यू लिख दी। जैसे नोटिस करिए 1 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, और ब्रैक बीच में 1 प्लस 3 कर जो रिजल्ट आएगा वो लिख दिया, दैट्स कॉल्ड 4। तो 143 आपका बन रहा है, 143, दैट्स कॉल्ड सी इज द राइट आंसर, परफेक्ट आंसर है। 11 को नेक्स्ट प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो 11 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 13, तो 11 को 13 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपके सामने है, दैट्स कॉल्ड 143। तो यहाँ पे प्राइम नंबर के बेसिस पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखिए इसका आंसर भी आपके सामने लिख दिया है, नेक्स्ट प्राइम नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन पहले देखिए, रीड करिए, समझिए, हर बार क्वेश्चन कुछ ना कुछ नया होगा, ये याद रखिएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जितने क्वेश्चंस लगा रहे हैं उतने टूल्स आपको मिल रहे हैं। कई बार स्टूडेंट ये सोचता है कि हर बार कुछ नया मिल रहा है, आई एग्री, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा जब रिपीटेशन भी होगा। जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे तो नेचुरल सी बात है ये लॉजिक्स आपके सामने रिपीट होंगे, और जब रिपीट होंगे तब आप और तेज़ी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो जल्दी से आते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहला डिफरेंस आता है -4 कर दें। 32 में अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो वैल्यू 28 आती है। यहाँ भी 4 अगर मैं माइनस कर देता हूँ वैल्यू आती है 156। क्या 156 ऑप्शन में है? नहीं है, इसका मतलब कुछ और सोचा गया है। अब क्या सोचा गया है, यहीं पर मैटर करता है क्वेश्चन मार्क, यहीं पर मैटर करता है। नोटिस करिए 28 और 32 दोनों ही नंबर किसी एक सेम टेबल में आते हैं। जैसे अगर मैं 4 की बात करूं तो 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 7 से 28 होता है, और 4 को 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 4 8 से 32 होता है। तो नोटिस करिए कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ होगा। 160 को भी कोई ऐसा नंबर होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 160 बनेगा, और जिसका मल्टीप्लाई करने पर नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू बनेगी। अब वो कौन सा नंबर होगा, इसको पता लगाने के लिए हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे। नोटिस करिए हम ऑप्शन की हेल्प लेंगे और इसको ब्रेक करेंगे। अब या तो देखिए 8 का मल्टीपल होगा या तो 4 का होगा। नोटिस करिए, अब नोटिस करिए यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं इसको 8 से डिवाइड कर दूँ, या तो 8 का होगा या तो 4 का होगा। 8 से डिवाइड करते हैं, जरा देखते हैं क्या बनेगा। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 ज़ा 20 बनेगा। दैट मीन्स कि 20 इंटू 8 अगर मैं करूँ तो 160 बन जाता है। कन्फर्म है? अब यहाँ पर भी मुझे 20 इंटू 7 करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? जैसे 4 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 32 बन रहा है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 28 बन रहा है। तो सेम उसी पैटर्न पे 20 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे 160 बन रहा है, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू बनेगी वो अगर ऑप्शंस में अगर मिल जा रहा है तो लॉजिक हमारा सॉलिड है, अगर नहीं मिलेगा तो हम किसी और लॉजिक पे काम करेंगे। तो जरा देखते हैं, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आती है 140। अब नोटिस करिए 20 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 140 आ रहा है। 140 ऑप्शन में अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है, और अगर ये अवेलेबल है इसका मतलब जो लॉजिक हम लोगों ने सोचा है वो एकदम परफेक्ट है। तो 140 इज द राइट आंसर, हमें मिल चुका है। तो आंसर आएगा ए, और ऑप्शन ए आ रहा है, आंसर आ रहा है 140। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन, ये आपका एक्सप्लेनेशन मिल गया इसका आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पहले समझिए उसके बाद सॉल्व करिए। हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलेगी, याद रखिएगा, हर बार कुछ ना कुछ नया होगा। इस बार कुछ नया क्या है ये आपको पता लगाना है। तो देखते हैं इस बार कितने लोग लॉजिक पकड़ते हैं। देखिए 414 है और 636 है, दोनों ही नंबर्स थोड़े से बड़े हैं। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस के बेसिस पे ज़रा बना के देखते हैं। अगर मैं 636 में से 414 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ज़रा सब्ट्रैक्ट करता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, 222 का डिफरेंस आ रहा है। अब 222 के डिफरेंस को अगर मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ, 222 को ऐड कर देते हैं, तो 5 2 7, 2 और 2 4, 3 और 2 5, 547 आएगा। देखिए 547 मुझे पहले ही बार में मिल जा रहा है। आई होप समझ में आ रहा है। तो नोटिस करिए कि क्वेश्चन डिफरेंस की बेसिस पे ही बन गया, सीधे डिफरेंस की बेसिस पे बन गया, तो मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं बनी। लेकिन अगर 547 मुझे ना मिलता तब मैं कुछ और सोचता, तो ये तो बहुत ईजी हो गया। आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि क्या करा मैंने। देखिए यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकाला तो वैल्यू कितनी आ रही है, 222, मतलब 222 ऐड करना है। सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ पे 222 हमें ऐड करना है, तो वैल्यू कितनी है, 547। तो 547 ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट्स मीन जो हमने सोचा था वो एकदम परफेक्ट है।
आई होप ये क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी था और आपको समझ में भी आया होगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन हो क्या रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए +2 लिखा हुआ है। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रख रहे हैं। जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपको आज की क्लास में, वो एनालॉगी का नंबर बेस एनालॉगी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला